उत्तर प्रदेश की जमीन से संगीत के इतने सुर निकले हैं कि उन्हें समेटना आसान नहीं है। आज हमारे सामने कुछ नोट्स हैं जो हमें प्रदेश की इसी संगीतमय विरासत की जड़ों तक ले जाएंगे, यानी यहाँ के मशहूर घरानों तक। तो चलिए इस सुरों के सफर की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। प्रदेश की राजधानी लखनऊ। जब भी लखनऊ का नाम आता है, जहन में कत्थक के घुंघरू अपने आप बजने लगते हैं। और बजने भी चाहिए। लखनऊ घराना कत्थक का मक्का माना जाता है। इसकी जड़ें सीधे नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से जुड़ी हैं। हाँ, और वो तो खुद कला के इतने बड़े शौकीन थे। जी, कहा जाता है उनके जमाने में लखनऊ की हवा में ही संगीत और शायरी घुली रहती थी। लखनऊ घराने की सबसे बड़ी खासियत है ठुमरी पर आधारित अभिनय। यहाँ सिर्फ पैरों की तैयारी या चक्रों पर जोर नहीं, बल्कि चेहरे के भाव, आंखों की भाषा और अदाओं पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और इसी घराने से जुड़ा है महाराज परिवार। पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज। हमारे नोट्स में एक बड़ी मजेदार ट्रिक दी है कि जिसके नाम में महाराज आए वो लखनऊ का कत्थक नर्तक है। हाँ। अगली बार जब भी मैं किसी महाराज का नाम सुनूंगा तो मेरे दिमाग में सीधे लखनऊ का दरबार और कत्थक की तस्वीरें घूम जाएंगी। हाँ, ये इन दिग्गजों को याद रखने का एक अच्छा तरीका है। और ये सिर्फ एक परिवार नहीं था, ये कत्थक का एक पूरा युग था। बिंदादीन महाराज ने हजारों ठुमरियां और बंदिशें रची और बिरजू महाराज ने उस विरासत को पूरी दुनिया में फैलाया। और इसकी नींव किसने रखी थी? नवाबों के दौर में ही मिली। तो लखनऊ में हमने देखा कि कैसे नवाबी अदा और नजाकत ने कत्थक को एक नई ऊंचाई दी। लेकिन संगीत का एक और रंग है जो दरबारों की नफासत से अलग घाटों की आध्यात्मिकता से जुड़ा है, और उसके लिए हमें बनारस चलना होगा। हाँ, बनारस का मिजाज बिल्कुल अलग है। यहाँ संगीत सुबह की अजान और शाम की आरती में घुला हुआ है। और जब बनारस की बात होती है तो सबसे पहले तबले की दमदार आवाज कानों में पड़ती है। बनारस घराना तबला वादन का सबसे प्रभावशाली घराना माना जाता है। इसकी क्या खासियत है? बनारस का तबला दिल्ली या पंजाब के तबले से अलग कैसे है? बहुत अच्छा सवाल है। इसकी खासियत है खुलाबाज। इसे ऐसे समझिए कि जैसे तबले पर उंगलियों से एक बारीक कारीगरी नहीं, बल्कि हथेली से एक खुली गूंजती हुई आवाज निकाली जाए। अच्छा, एक दमदार आवाज। जी, आवाज में एक भारीपन, एक ठहराव होता है जिसे दमदार प्रहार भी कहते हैं। आप उसे सिर्फ सुनते नहीं, अपने अंदर महसूस करते हैं। इसके संस्थापक पंडित राम सहाय थे और उन्होंने ही इस बनारसी ठेका को जन्म दिया। और कलाकारों में तो बड़े बड़े नाम हैं, पंडित किशन महाराज, पंडित समता प्रसाद, जिन्हें प्यार से गुदई महाराज भी कहा जाता था। हाँ, गुदई महाराज, और पंडित हनोखे लाल मिश्रा। ये तो तबला वादन के स्तंभ माने जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन बनारस की कहानी सिर्फ तबले पर खत्म नहीं होती। इसी शहर ने दुनिया को 2 भारत रत्न दिए। एक शहनाई के जादूगर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और दूसरे सितार के सम्राट पंडित रविशंकर। जी, ये तो भारतीय संगीत के 2 सबसे बड़े नाम हैं। हमारे स्रोतों में इनके बारे में कुछ खास बातें भी लिखी हैं। जैसे बिस्मिल्लाह खान साहब ने 1947 में आजादी के दिन लाल किले पर शहनाई बजाई थी। वो पल कितना ऐतिहासिक रहा होगा। यकीनन वो शहनाई की आवाज एक नए आजाद भारत की पहली सुबह की आवाज थी। बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को शादी ब्याह के वाद्य से उठाकर दुनिया के सबसे बड़े कॉन्सर्ट हॉल तक पहुंचाया। सही बात है। और वहीं पंडित रविशंकर ने भारतीय शास्त्रीय संगीत का परचम पश्चिम में लहराया। द बीटल्स से लेकर बड़े बड़े जैज म्यूजिशियंस तक उन्होंने सबको सितार का दीवाना बना दिया। और सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान का भी जिक्र है, वो भी बनारस से ही हैं। जी, वो भी बनारस की संगीत परंपरा से ही आते हैं। तो बनारस में आध्यात्मिकता, तबले का दम और सितार शहनाई की मिठास का संगम है। लेकिन अगर हम मुगल सल्तनत के दिल में जाएं तो हमें संगीत का एक बिल्कुल अलग शाही अंदाज मिलता है, और उसके लिए हमें आगरा चलना होगा, जिसे रंगीला घराना भी कहा जाता है। ये नाम ही अपने आप में कहानी कहता है। और कहानी है भी बड़ी दिलचस्प। इसे रंगीला घराना इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी गायकी में एक खुलापन, एक मस्ती और एक रंगीनी है। इसका एक और नाम है कव्वाल बच्चा घराना। 1 मिनट, कव्वाल बच्चा घराना, इसका मतलब क्या इसके संगीत का रिश्ता कव्वाली से भी है? ये तो बहुत अनोखी बात है। बिल्कुल है। इसकी जड़ें वहीं से जुड़ी हैं। इसीलिए इनकी गायकी में वो एक खुली, बुलंद और रौबदार आवाज दिखती है जो अक्सर हमें दरगाहों पर कव्वाली में सुनने को मिलती है। अच्छा, ये ध्रुपद धमार जैसी गंभीर गायकी करते हैं, लेकिन इनका अंदाज बड़ा दमदार होता है।
इनके आलाप की शुरुआत नोम तोम से होती है, जो कि एक तरह से गाने से पहले सुरों से ध्यान लगाना है, जैसे कोई प्रार्थना। और इसके संस्थापक? स्रोतों में हाजी सुजान खान और उस्ताद घग्गे खुदा बख्श का नाम है। जी, हाजी सुजान खान तो अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक, तानसेन के दामाद माने जाते हैं। तो आप समझ सकती हैं कि ये परंपरा कितनी पुरानी और गहरी है। इस घराने के सबसे बड़े सितारे हुए उस्ताद फैयाज खान, जिन्हें आफताब मौसीकी यानी संगीत का सूर्य कहा जाता था। उनका उपनाम था प्रेम पिया। प्रेम पिया, प्राण पिया, ये उपनाम भी बड़े काव्यात्मक हैं। उस्ताद विलायत हुसैन खान का उपनाम प्राण पिया था। हाँ, ये उपनाम अक्सर उनकी बंदिशों यानी उनके बलाए गानों में मिलते हैं और उनकी पहचान बन जाते हैं। ये सिर्फ नाम नहीं, बल्कि उनके संगीत के भाव को भी दर्शाते हैं। लताफत हुसैन खान और दिनकर काकिनी भी इसी घराने के बड़े नाम रहे। तो हमने दरबारों की शान देखी, अब थोड़ा पश्चिम की तरफ चलते हैं। शामली जिले की एक छोटी सी तहसील कैराना से एक ऐसा घराना निकला जिसने पूरे देश की गायकी पर अपनी छाप छोड़ी, किराना घराना। और किराना घराने की सबसे बड़ी देन है सुर। यहाँ गायकी में जल्दबाजी या तैयारी दिखाने का जोर नहीं है। यहाँ एक एक सुर को बहुत प्यार से, बहुत इत्मीनान से लगाया जाता है। इनकी गायकी में एक चैन और सुकून है जो सीधे दिल में उतरता है। इसीलिए इसे ख्याल गायकी का सबसे शुद्ध और भावपूर्ण रूप माना जाता है। सबसे शुद्ध रूप, ये एक बड़ा दावा है। क्या दूसरे घरानों के कलाकार इस बात से सहमत होंगे? मतलब ऐसा क्या खास है किराना गायकी में जो उसे इतना अलग बनाता है? आपका सवाल जायज है। शुद्ध से मतलब शायद ये है कि यहाँ राग की शुद्धता और सुर के लगाव पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, किसी भी तरह की बाहरी सजावट से ज्यादा। इसके संस्थापक उस्ताद अब्दुल करीम खान और उस्ताद अब्दुल वाहिद खान दोनों का मानना था कि संगीत का असली मकसद आत्मा को छूना है। और वो तभी हो सकता है जब हर सुर पूरी सच्चाई और गहराई से लगाया जाए। और भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी भी तो इसी घराने से थे। जी, वो इसी घराने के सबसे बड़े प्रतीक हैं। उनकी आवाज में वो जो दर्द और कशिश थी, वो किराना घराने की ही देन है। भीमसेन जोशी जी के बाद रामपुर सहसवान घराने का भी जिक्र है, जिसे रामपुर के नवाबों का संरक्षण मिला। जी, आगरा की तरह इसे भी दरबारी संरक्षण मिला, इसलिए इसकी गायकी में भी एक तैयारी और दम है। इनकी ताने बहुत साफ और तेज होती हैं और आवाज भारी। इसके संस्थापक उस्ताद इनायत हुसैन खान थे। और आज के समय के सबसे बड़े नामों में से एक उस्ताद राशिद खान इसी घराने से हैं। साथ ही उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान और उस्ताद निसार हुसैन खान भी इसी परंपरा के गायक हैं। इन बड़े घरानों के अलावा भी कुछ और संगीत के केंद्र हैं, जैसे प्रयागराज। यहाँ की क्या खासियत है? प्रयागराज वाद्य संगीत और उपशास्त्रीय गायन के लिए जाना जाता है और यहाँ का सबसे बड़ा नाम है पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। उन्होंने बांसुरी जैसे लोक वाद्य को शास्त्रीय संगीत के मंच पर वो सम्मान दिलाया जो पहले कभी नहीं मिला था। इसी सिलसिले में एक नाम है जो बहुत ध्यान खींचता है, जानकी बाई, छप्पन छुरी। ये नाम सुनकर एक अजीब सा एहसास होता है। और इसके पीछे की कहानी भी उतनी ही असाधारण है। जानकी बाई अपने समय की बहुत मशहूर गायिका थी। कहा जाता है कि एक हमले में उनके चेहरे पर 56 घाव आए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने उन निशानों को अपनी पहचान का हिस्सा बना लिया और 56 छुरी के नाम से और भी ज्यादा मशहूर हुई। ये सिर्फ गायकी की नहीं, एक कलाकार की हिम्मत और जिद की भी मिसाल है। वाकई ये सोचना भी मुश्किल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इटावा घराने का भी जिक्र है, जिसे इमदाद खानी घराना भी कहते हैं। हाँ, ये घराना सितार और सुरबहार के लिए ही बना है। ये एक पारिवारिक परंपरा है जिसके संस्थापक इमदाद खान थे, उनके बाद उनके बेटे इनायत खान और फिर पोते विश्व प्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद विलायत खान। जी, उन्होंने इस विरासत को आगे बढ़ाया। इस घराने की खासियत है गायकी अंग। गायकी अंग? गाय मतलब सितार को इस तरह बजाना कि जिसे कोई इंसान गा रहा हो। आज के दौर में शाहिद परवेज इसी परंपरा के एक बड़े कलाकार हैं। आखिर में 2 और घरानों का जिक्र है, फर्रुखाबाद और भिंडी बाजार। ये दोनों भी अपनी खासियतों के लिए जाने जाते हैं। फर्रुखाबाद घराना तबले का है, जिसके संस्थापक हाजी विलायत अली खान थे। तो ये बनारस से कैसे अलग है? जहां बनारस का तबला दमदार और खुला है, वहीं फर्रुखाबाद का तबला पूरब बाज और खुले बोल के लिए जाना जाता है, जिसमें थोड़ी और नफासत होती है। अच्छा, और भिंडी बाजार घराना? भिंडी बाजार घराना जिसकी जड़ें मुरादाबाद में हैं, लेकिन जो मुंबई में पनपा, वो अपनी एक अनोखी तकनीक के लिए मशहूर है। और वो क्या है?
वो है मेरुखंड। ये एक बहुत ही कठिन तकनीक है जिसमें गायक सांस रोककर एक ही सांस में बहुत लंबी और जटिल ताने गाता है। एक ही सांस में? जी, ये सुनने में किसी चमत्कार जैसा लगता है। इसके संस्थापक उस्ताद छज्जू खान थे। इन महान परंपराओं को, इन घरानों को जिंदा रखने के लिए कुछ संस्थान भी तो बने होंगे। हमारे स्रोत इनकी भी एक सूची देते हैं। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये सभी प्रमुख संस्थान लखनऊ में ही हैं। शायद इसीलिए कि लखनऊ प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी भी है। कौन कौन से हैं? इनमें सबसे पुराना है भातखंडे संगीत संस्थान, जो 1926 में बना। फिर राज्य ललित कला अकादमी 1962, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963, भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 जो थिएटर के लिए है, और राष्ट्रीय कथक संस्थान 1988-89। तो ये संस्थान अब इन घरानों की कला को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो हमने जो देखा वो सिर्फ अलग-अलग घरानों की लिस्ट नहीं है, ये तो उत्तर प्रदेश के इतिहास का एक संगीतमय नक्शा है। एक तरफ लखनऊ और आगरा में नवाबी शान शौकत की झलक है, तो दूसरी तरफ बनारस और प्रयागराज के घाटों का आध्यात्मिक सुकून। हर घराने की शैली उस शहर की आत्मा से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। और ये भी एक बड़ी बात है कि ये कला दरबारों और कोठों से निकलकर आम लोगों तक कैसे पहुंची, और फिर दुनिया के मंच तक। बिस्मिल्लाह खान साहब ने शहनाई को लोक संगीत से उठाकर शास्त्रीय बना दिया। पंडित रविशंकर ने सितार को दुनिया का सबसे कूल इंस्ट्रूमेंट बना दिया। सही कहा। ये सिर्फ संगीत का नहीं, एक सामाजिक बदलाव का भी सफर है। श्रोतों के अंत में जो रिवीजन सूची है वो इसे बहुत अच्छे से समेटती है। रविशंकर मतलब सितार और बनारस, बिरजू महाराज मतलब कथक और लखनऊ, भीमसेन जोशी मतलब गायन और किराना। एक बेहतरीन नजरिया। ये सारी जानकारी एक जगह मिल जाने से याद रखना बहुत आसान हो जाता है। यहाँ ये सोचना आकर्षक है कि ये घराने जो कभी शाही दरबारों और परिवारों की चारदीवारी में पनपे थे, आज के डिजिटल युग में कैसे बदल रहे हैं। जब कोई अमेरिका में बैठकर किराना घराने की तालीम यूट्यूब से ले सकता है, तो क्या एक भौगोलिक घराने की अवधारणा का वही मतलब रह जाता है, या फिर ये कुछ नया रूप ले रहा है, एक ग्लोबल घराना? ये सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है।